ये आपके जिले में एक इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, फंडामेंटल में मेन तीन हम जो है लेके चलते हैं, जिसमें है आपका फर्स्ट व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पर आपका ये सारे प्रोडक्शन से रिलेटेड आ जाते हैं इसमें। इसके बाद में स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ये डेट नहीं है, यहाँ पे डाटा है, मिसप्रिंट है। तो देखो, प्राइमरी डाटा इज फर्स्टली कलेक्टेड बाय द रिसर्चर्स। ठीक है, और सेकेंडरी डाटा कैन बी कलेक्टेड बाय समवन एल्स और दैट कैन बी क्लोजली रिलेटेड टू द प्राइमरी वंस। ठीक है ना, तो ये बस इसका एक फर्क होता है मेन। इसके बाद में नेम एनी टू नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस कलेक्टिंग स्टैटिकल डाटा इन इंडिया। फर्स्ट तो आपका सीएसओ हो जाएगा, आपने जानते हो सीएसओ को, यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और एक आपका होता है जो है एनएसएसओ, एनएसएसओ सभी को याद भी होगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये दो हैं आपके जो कलेक्टिंग करते हैं डाटा के लिए, डाटा का इंडिया में। इसके बाद में व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन। सिंपली वी कैन से द क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग some items or data in a group। बस जस्ट ए सिंपल वर्ड। नेम मेन मीन्स ऑफ मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेन मीन्स कौन कौन से, बस वो मीन्स के नाम आपको बताने हैं, और सभी को मीन्स पता भी होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। आपका एक जो होता है आपका मीन्स होता है मोड्स मोड्स। ठीक है, और आपका मीडियन एंड मीन। ठीक है, तो नेम द मेन मीन्स ऑफ मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी बाय मोड, बाय मीडियन, बाय मीन। ठीक है, तो दीज आर द सोर्सेज और दीज आर द मेन मीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, लुक एट द फॉलोइंग आइटम और वैल्यूज। अब यहाँ पर जो है आपको इसकी रेंज बतानी है। रेंज इज व्हाट, रेंज इज मैक्सिमम वैल्यू minus minimum value. Just a simple word. Maximum is 200, then put up 200 minus minimum is 20, then get it minus and you will get the range 180. Next जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, what was the condition of Indian economy at the time of independence। बहुत ही सिंपल वर्ड में, जब एक नंबर जिस हिसाब से नंबर से जिस मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप उसी को ध्यान रखें और उतना ही लिखें जितनी आवश्यकता हो उस क्वेश्चन में। We can say at the time of independence our resources like iron ores, gold mines or wealth or manpower are extensively exploited, and such that at the time of independence the economic condition of our country was very low or poor। ठीक है, बस इतना लिख दोगे, यहाँ पे हो गया आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इसके पॉजिटिव इफेक्ट तो आप जानते हो बहुत सारे हैं, कितने हैं, बहुत सारे, लेकिन फिर भी आप इसमें से कोई भी आपको दो लिख देने हैं कि हाफ ऑफ मार्क्स आपको मिल जाएं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट में क्या हो गया, डिक्रीज कर दिया इसने कोस्ट को, मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट डिक्रीजेस ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, नाउ द सप्लायर्स हैव all the facilities to capture the entire market of the world। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ द गुड्स बिकम वेरी लो। और भी बाकी और कंपटीशन जो है इलास्टिक है। ठीक है, बाकी और चीज़ें आप लिखना नहीं है, केवल दो पॉइंट आप अपनी मर्जी से, मेरे मन में दो आया जो मैंने आपको बता दिया, आप भी अपने सोच करके अपने हिसाब से, जो ग्लोबलाइजेशन के तो बहुत सारे जो है इम्पैक्ट देखने को मिले हैं। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एग्रीकल्चर क्रेडिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। फर्स्ट तो हम लिख देंगे कि आपका जो होता है ये थ्री लेवल्स में, एक्चुअली थ्री कैटेगरीज में जो है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, और थ्री ड्यूरेशंस जो है काउंट किया जाता है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन और शॉर्ट टर्म क्रेडिट, देन द मिड टर्म ड्यूरेशन और मिड टर्म क्रेडिट, और देन द लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन और लॉन्ग टर्म क्रेडिट, बिकॉज एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात हो रही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड
measurement of central tendency. Mean is the mostly used to measure central tendency. ठीक है, तो मीन इज द बेस्ट आंसर. देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आपका पार्ट जो बी है वो यहाँ पे चालू हो गया है. सेकंड यहाँ पे टू मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से बड़े हो गए. गिव एनी 4 रीजंस फॉर द नीड ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स पढ़ने की जो आपको 3-4 आवश्यकताएं जो है इस प्रश्न के हिसाब से आधे आधे नंबर की एक आवश्यकता पड़ेगी अगर 4 पूछा है. तो क्या रीज़न है जो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना चाहिए? तो यहाँ पर जो है सबसे पहला तो आपका करियर बूस्ट हो जाएगा भैया. इकोनॉमिक्स के बारे में अगर आप सब कोई इकोनॉमिक्स नहीं बन पाते हैं, तो अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं और इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो ये आपके करियर को बूस्ट कर देगा. और दूसरी बात है आपकी स्किल को बूस्ट करेगा. नेक्स्ट जो है ये इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से गेनिंग के लिए और उसके सिस्टम को समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके अलावा जो है ये क्या करता है आपको एक पॉजिटिव ड्राइव भी देता है ताकि आप जो है अर्थव्यवस्था में यो इकोनॉमिकली चेंजेस जो है पॉसिबल उसको आप ला सकें. और जो है इकोनॉमिक्स हर जगह पर है तो इसलिए इसका वास्ट नॉलेज जो है आपको कहीं पर भी पीछे नहीं रहने देगा. देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी ऑफ द कंट्री में आप जो है एक हिस्सेदार बन सकते हैं, आप उसमें मदद कर सकते हैं. बहुत सारे हैं, आप कितने लिखना चाहोगे. 4 रीजंस आपसे पूछा है कि आपको स्टडी क्यों करनी चाहिए इकोनॉमिक्स की. और क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम इनटू एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स. तो यहाँ पे एरिया जो है ये क्या है आपका एब्सोल्यूट है रिलेटिव है. वॉल्यूम क्या है एब्सोल्यूट है रिलेटिव है. टेम्परेचर जो है ये आपका कोऑप यील्ड, पॉपुलेशन, देन रेनफॉल, एज, नंबर ऑफ बसेस ऑन द रोड. इनको आपको अलग अलग बताना है कि कौन सा एब्सोल्यूट है और कौन सा आपका रिलेटिव मेजर है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपके वो स्टेट इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इन टेबुलेशन डाटा. यहाँ पे भी डेट लिख दिया है. ठीक है, मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं. प्रिपेयर करना है आपको सिंपल बार डायग्राम, एज यू नो आपने पढ़ा भी है 10th में. ठीक है, तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर है, फटाफट पढ़ ले. बाकी जहाँ पे हम क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे वहाँ पे आराम से पढ़ के बातें करेंगे. ये 15 नंबर क्वेश्चन है. देन 16 टू 20 नंबर तक आप देख ही रहे हैं ऑन स्क्रीन, तो एक बार जरूर पढ़ लें क्योंकि ये एक जिले में हो चुका है. इसके बाद में 20 से लेकर के आप जो है आगे के देख लीजिए. यहाँ पे कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द गिवन डाटा, इसमें से मीन है निकालना. मीन का फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई इशू ही नहीं है. और बाकी आप जो है यहाँ 25 नंबर तक क्वेश्चंस देख चुके हैं. 26 नंबर देन पार्ट डी स्टार्ट्स. और इसमें भी आपको जो है यहाँ पर दिया गया 10 डिस्ट्रिक्ट्स का जो है कुछ स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट के जो है वीट क्रॉप और राइस क्रॉप के बारे में दिया गया है यहाँ पर. ठीक है, अब इसके बारे में जो है कैलकुलेट कर लेना है. रेंज सबसे पहले बताया मैंने, डाटा जो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, उसमें क्वार्टाइल डेविएशन निकाल देना है. इसके बाद में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और विच क्रॉप हैज़ मोर वेरिएंस. इसके बाद जो है इसमें और पार्ट भी दिया गया है, अगर आप वो नहीं कर सकते तो यहाँ पर कमेंट करिए. और इसके बाद जो है 28 नंबर क्वेश्चन है आपका मोड क्लासेस फ्रॉम द फॉलोइंग. मोड क्लासेस फाइंड आउट करना है. इसमें और ऑप्शन में है आपके पास में जिसमें मीडियन निकालना है. ठीक है, तो इस बार तो आपको मैथमेटिक्स सिखा दिया पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से इस पेपर ने. और यहाँ पे 29 एंड 30 क्वेश्चन जो है ये आपके अंतिम प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. तो आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी और आने वाले समय में आपकी प्रिपरेशंस कंटिन्यूस रहेगी अगर आप लोग एक्टिवेट रहते हो चैनल पे, अगर मूवमेंट है आपका तो. ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे.